अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारे साथ हैं जी सुमित प्रिय जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। आज तो आपके साथ बड़ा धुआंधार किस्म का शो एक और भी हम करके आए और बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके वहाँ पे भी और यहाँ भी। हम सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं और यही बात करेंगे कि जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट है उनको रिपब्लिक डे पे इंडिया के इनवाइट किया गया है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? और इस्लामिक कंट्री के जो हमारे यहाँ बड़ा एक कहा जाता है ना कि हाँ, इस्लाम के ठेकेदार तो पाकिस्तान है। और आप लोग के इतने अच्छे टर्म्स चल रहे हैं कि आपने उनको रिपब्लिक डे पे बुलाया है। एक तो पहली बात तो खैर हम वो करेंगे और बाद में आगे हम थोड़ा सा बात जो है वो आप क्या की कोई एक्ट्रेस है रीचा चड्ढा, उनके ऊपर बड़ा एक हंगामा है। वो हंगामा क्या है वो भी आपसे हम जानना चाहेंगे। जी सर। जी आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। हाँ, एक शो हमारा अच्छा रहा। चलिए, वो अच्छा रहना चाहिए हर शो। देखिए आरजू जी, ये जो पहली बात जो यहाँ खुल के सामने आती वो ये आती कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रिलीजियस बेस्ड ना थी, ना है, ना होगी। अब इजिप्ट एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। फतेह अल सीसी साहब इज अ मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। और ऐसा नहीं कि पहली बार किसी मुसलमान को बोला, बहुत पहले बहुत भी मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट आए हैं और 26 जनवरी को आएंगे। ही विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ द कंट्री। और इंडिया के अगर आप पिछले 10 20 30 साल से स्टडी करें, इजिप्ट के साथ हमेशा रिलेशन अच्छे रहे। अब इजिप्ट का मतलब है आपका लगभग लगभग अफ्रीकन कंट्रोल, कॉन्टिनेंट में आपका कंट्रोल, बहुत बड़ा मुल्क है कॉन्टिनेंट का, वर्चस्व है अफ्रीका पे इसका। मोरक्को, मोरितानिया, इजिप्ट, इन सब का वर्चस्व है वहां पे। तो ये एक अच्छी चीज है, एक अच्छी डेवलपमेंट है। अगर आप ट्रेड की बात करें, देखिए इजिप्ट का जीडीपी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, करीब $460 बिलियन है। हमारा ट्रेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करीब $8 बिलियन का होगा। हमसे वो मिनरल्स और मिनरल ऑयल्स लेते हैं, हम उनसे पेट्रोल वाट्रोल ये सब चीजें मंगाते हैं, और खाना यहाँ से का फूड ग्रेन जाता है यहाँ पे। तो कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि कुछ बहुत हजारों, कोई $100 बिलियन का ट्रेड है, उसको बढ़ाना है, ये बढ़ाना है। बट हाँ, अफ्रीका में अपना स्टैंड बनाना, अफ्रीका में अपनी रीच बढ़ाना, अफ्रीकन कंटिनेंट में इन्फ्लुएंस करना और मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस करना। देखिए मिडिल ईस्ट में एक अलायंस है, ये अलायंस है टर्की का और पाकिस्तान का। अभी जो पीछे पीएफआई वगैरह पकड़ा गया, तो इसमें टर्की की फंडिंग, आईएसआई का रोल और मुस्लिम ब्रदरहुड, तीन चीजें दिखी। ये बहुत वाजे क्लियर सामने आ गई। अब मुस्लिम ब्रदरहुड का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? फतेह अल सीसी। सबसे बड़ा क्रैकडाउन किसने किया मुस्लिम ब्रदरहुड पे? फतेह अल सीसी का। वो तो कहते हैं कि हमारा नंबर 1 दुश्मन है ये। तो कहीं ना कहीं दुश्मन के दोस्त के साथ दोस्ती करना भी एक स्ट्रेटजी होती है। मैं डायरेक्ट बोलूंगा यहाँ पे, आई विल नॉट ट्राई टू मिस माय वर्ड्स। एक स्ट्रेटजी है। और इससे हमें अफ्रीका में पार्टनर मिलता है कि मिडिल ईस्ट में हम अपने I2U2 से और बाकी अलायंसों के थे, वी आर फर्मेंटिंग आवर रिलेशंस विद यूएई, वी आर फर्मेंटिंग आवर रिलेशंस विद सऊदी अरबिया और इजराइल। ये 2-3 हमारे कंट्रोल और कंट्रीज। और जीसीसी की बात करें तो ये करीब 6 कंट्रियां मिल जाती है। तो अगर हम 6 जीसीसी को देखें और उसमें इसराइल डाल दें, तो लगभग लगभग मिडिल ईस्ट में आपकी पकड़ पूरी है। ईरान से हमने थोड़ा बहुत तेल लेना भी शुरू कर दिया। तो यहाँ इस तरफ ईरान हो गया और यहाँ इस तरफ आपके 6 जीसीसी की कंट्रीज हो गई। अब नीचे जाइए, नीचे में जो वहाँ का एक नॉर्थ अफ्रीका एक गेम चेंजर जो है वो है इजिप्ट। और इजिप्ट से हमारा हमेशा से ट्रेडिशनली एक अच्छा रिलेशन रहा है। और ये जो अब नया नेक्सस बना रहा पाकिस्तान और टर्की, इसको काउंटर करने के लिए आपको पार्टनर मिडिल ईस्ट में भी चाहिए, आपको पार्टनर नॉर्थ अफ्रीका में भी चाहिए। और इजिप्ट एक अच्छा पार्टनर है, लाइक माइंडेड कंट्री। इज नॉट, अगर इजिप्ट की भी फॉरेन पॉलिसी आप देखेंगे, रिलीजन बेस्ड नहीं है। पाकिस्तान की तरह रिलीजन बेस्ड फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाता। इसलिए मैंने ट्रेड वेट पहले क्यों बताया नहीं कि गलत नॉन के यार इंडिया का कोई होगा $200 बिलियन का ट्रेड, कुछ हाईवे बनाने हो, डैम बनाने हो, इसलिए उनसे दोस्ती करें। नहीं, ऐसा नहीं है। स्ट्रेटजिक टाइप। और अगर वो हमारे दोस्त हैं, हमें उनका एहतराम है, तो हमें उनको वो इज्जत देनी चाहिए, और वो इज्जत हम उनको दे रहे हैं। मतलब इतनी सी बात है, और कोई इसमें कुछ ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। दिस इज व्हाट द होल थिंग इज अबाउट। और इसमें एक और एंगल भी है। इजिप्ट ने हमेशा इंडिया की मदद की है। अब हमारा जो स्टैचर बढ़ रहा है, देखिए आरजू जी, अभी हम 3.4 ट्रिलियन है बाई जीडीपी, बाई पीपीपी करीब 12-13 ट्रिलियन है। चाइना की इकोनॉमी के नंबर, अब तो आईबीवाई लीग यूनिवर्सिटी यूएस में कह रही भाई ये नंबर फर्जी है, ये नंबर नकली है। अब ये चाइना में जितनी भी रेटिंग एजेंसी से सबने दुकान बंद कर ली। हमने बात की थी कि यार यहाँ के नंबरों का कुछ नहीं पता। जब ये चीजें हो रही है, तो एक बट नेचुरल चीज उभर के जो आती है, चाइना के रिप्लेस होती है। चाइना की जगह कौन लेगा वर्ल्ड में? भारत लेगा।
अगर भारत को जगह लेनी है, और यही मैं आपको ले जाऊं, नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ऑफ फ्रांस का भी आया, उन्होंने बोला 2030 तक भारत विल बी अवर सेंटर पॉइंट ऑफ अवर अलायंस। जो हमें स्ट्रक्चर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दिया नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में, वही हमें फ्रांस भी दे रहा है। और फ्रांस एक लोता न्यूक्लियर पावर है यूरोपियन यूनियन में, और तो किसी का न्यूक्लियर वेपन है नहीं। जर्मनी का उस पुराने रखे, अमेरिका के दिए हुए, और एक आउटडेटेड फ्लीट है। यूके निकल गया, ब्रेक्सिट हो गया उसका। तो फ्रांस यूरोप का एक वाहिद न्यूक्लियर पावर, अमेरिका, यहाँ यूके, यहाँ इजिप्ट, ये सब हमारे साथ आ रहे हैं। और आज खबर तो ये भी आई है कि ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट है करीब 60% पूरा हो गया है। और आज फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम तो हाथ खड़े कर रहा है, कह रहा है जी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ इसराइल अब एक्टिवेट होगा। आप देखिए, अगर 60% वाली खबर जो मेरे पास आई है, ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, यहाँ इसराइल एक्टिवेट होगा। और एक हम कुछ ऑपरेशन टाइप का देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर भारत को बढ़ रहा है, तो भारत को अब हर जगह अपने दोस्त, अपने अलाई खड़े करने पड़ेंगे। हम कहीं, और हर अलाई फॉर्मल नहीं होता, नहीं कि आप I2U2 के मेंबर हो तब अलाई हो। इजिप्ट हमारा दोस्त है, हमारी इजिप्ट से दोस्ती है। और इजिप्ट में जितने भी कुछ लोग, कुछ यहाँ के मोजिद शहरी भाग भूग के इजिप्ट गए थे, जो बहुत शरीफ लोग होते, बम बम लगाने वाले, इनको इजिप्ट ने सबने वापस कर दिया। तो इजिप्ट में किसी को छुपने की भी जगह नहीं मिल रही। जाकिर नाइक ने इजिप्ट जाने की कोशिश की थी, लात मार के भगा दिया उसको। तो कहने की बात यह है कि इजिप्ट के साथ हमारा एक स्ट्रेटेजिक टाइप है। इजिप्ट विल बी आवर एंकर इनटू द अफ्रीकन कंटिनेंट एंड द मीना, जो नॉर्थ से मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के, जो नॉर्थ अफ्रीका, मोरक्को, मोरतानिया और इजिप्ट, वहाँ एक हमारा एंकर होगा। टूरिज्म का हमारा अच्छा आदान प्रदान है। इजिप्ट के लोग यहाँ आते हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं। टूरिज्म अच्छा बिजनेस है, और उनका तो बिजनेस ही चलता है। एग्रीकल्चर और टूरिज्म दो मेन इंडस्ट्रीज है, और पेट्रोलियम, ये इनका, इन पे जीडीपी चलता है। सो फ्रॉम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू दे नीड इंडिया, from a tourism point of view they need India, for us to get their oil and gas they need India। तो एक म्यूचुअली रिलेशनशिप है, एक म्यूचुअली बॉन्डिंग रिलेशनशिप है, जिसके कारण हम दोनों साथ चल रहे हैं। और इसमें मैं डायरेक्ट बोलूंगा, इसमें टर्की और जो पाकिस्तान का एक अलायंस है। जबकि जो खलीफा साहब है, उनके यहाँ 84% इन्फ्लेशन पहुंच गई है। 84%, 84%, 84%, मतलब हर महीने चीजें डबल हो रही है। पर वो अब भी खिलाफत और खलीफा और ये सब के ख्वाब देख रहे हैं। वो कहते हैं ना, घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुलाने, वही वाला हाल। और मुझे समझ एक बात नहीं आ रही कि पाकिस्तान को और कोई दोस्त नहीं मिला पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, यही मिला क्या खलीफा। और खलीफा की तो आपसे भी हालत बुरी है, इकोनॉमी की आपसे बुरी हालत है उसकी, पर बस वही है, अकड़ है, चल रही है। लेकिन सर देखने में फिर यही आता है कि इस्लामिक कंट्रीज के साथ जो है वो भारत की दोस्ती अच्छी चल रही है। वो जो हमारे यहाँ कहा जाता है मुस्लिम उम्मा और इस सब चीज को लेकर हम चलते हैं, लेकिन ये कि हमारे साथ इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है जितने अच्छे रिलेशंस इस वक्त भारत के इस्लामिक कंट्रीज के साथ है। इसकी कोई खास वजह आपको लगती है, या आपका ख्याल है कि फॉरेन पॉलिसी कुछ इस तरीके से इंडिया अपनी लेके चल रहा है जिसकी वजह से इस्लामिक कंट्रीज क्लोज हो रही हैं भारत के साथ? देखिए आरजू जी, 3 कारण है इसके। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कभी रिलीजन बेस्ड तो थी नहीं। ठीक, रिलीजन बेस्ड थी नहीं, ना है ना होगी। पहली बात ये दुनिया में अप्रिशिएट कर रहा है। दूसरी बात है, भारत की जरूरत अब हर कंट्री को है। सब जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, सब देख रहे हैं चाइना का क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इकोनॉमी का वेपन पावर कौन है। जैसे लास्ट शो में बात की 10-11 चीजें मैंने आपकी भी कई शो में बताई कि इसलिए वर्ल्ड नीड्स इंडिया। तो वर्ल्ड की को एक इंडिया का उभरता हुआ स्टैचर दिख रहा है, इंडिया का एक जगह दिख रही है। और ये तो मैं आपकी करीब 6 महीने पहले से कह रहा, मैंने कहा आप देखेंगे आरजू जी, एशिया में विद इन 3 months पीपल हैव टू टेक अ साइड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और वर्ल्ड में इंडिया, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका। ये पोलराइजेशन आपको होता नजर आ रहा है, राइट। जब ये मैं आपको, ये आपके शो पे मैं करीब 6 महीने पहले डिक्लेयर कर चुका, और मैंने आपको टाइम भी दिया था आरजू जी, 6 महीने में मैं दिखाऊंगा, नवंबर दिसंबर में हमें होता दिखाई देगा। अब देखिए वो चीजें होती नजर आ रही है। अगर आज हम 200 कंट्रियों में दवाई भेज रहे हैं, उसमें इजिप्ट का भी नाम है, पाकिस्तान का भी नाम है, जब मैं बोलूँ तो आपको दवाई चाहिए, आप हमसे मिनरल ऑयल चाहिए, आपको हमसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहिए, आप हमसे, आप चाहते हैं हम आपका तेल खरीदें। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट भी, बहुत बड़ी इकोनॉमी भी है, और आने वाले 100 साल तक हमारे पास मार्केट भी है, मैन पावर है, सब कुछ है। तो हमारी जरूरत होना एक नेचुरल चीज है। सो इट इज अ फॉरेन पॉलिसी, इट इज द स्टैचर ऑफ इंडिया, एंड इट इज द जरूरत ऑफ यू अलाइनिंग विद इंडिया। और हम जबरदस्ती के वो खलीफा तो बनते ही नहीं। और आइए उम्मा जिसकी आप बात करें, तो पाकिस्तान का स्टेट ऑफ माइंड है ना भाई, आप तो इस्लामिक कंट्री के जबरदस्ती लीडर बन रहे, कौन आपको लीडर मान रहा? कोई नहीं मान रहा लीडर,
क्या मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या पाकिस्तान का स्टैचर सऊदी अरब से ज्यादा नहीं है? पैसे मांगने आप उनके पास पहुंच जाते हो। क्या आपका स्टेटस इवन ईरान से ज्यादा? वो भी नहीं है। मैं तो सऊदी अरब और ईरान से कंपेयर करूँ, नहीं है। तो मतलब अगर आप इकोनॉमी है नहीं, आपका कंट्रीब्यूशन कुछ है नहीं, आपकी जरूरत किसी को है नहीं, आप वर्ल्ड ट्रेड में कुछ दे नहीं रही, आप पे कोई ऐसी 5 चीजें हो जिस पे दुनिया आप पे डिपेंडेंट हो, नहीं है, तो ये इस्लाम का चूरन बेच बेच के कहाँ तक दुकान चलेगी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अब तो दुनिया भी तंग आ गई। अब आप देखिए, आपका जनरल आर्मी चीफ बनता है चाइना के इन्फ्लुएंस से, राइट? हम्म। और आप कहते जी उम्मा शरिया इस्लाम, वहाँ उगर के साथ क्या हो रहा है वो आपको दिखता नहीं। मतलब वर्ल्ड को भी तो हिपोक्रेसी दिख रही है ना। आप अफगानिस्तान में किससे लड़ रहे हो? वो मुसलमान नहीं है क्या? लड़ रहे हो बिल्कुल मुसलमान के साथ। जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है, वो भी चीजें दिख रही है दुनिया को। तो ये मुसलमान और उम्मा, मुझे लगता है आरजू जी इसका टाइम था। पाकिस्तान कैपिटलाइज ऑन इट, कैपिटलाइज। पर आप सोचो कि अब मैं सोचूं कि यार वो जो हमारे एक लैम्बरेटर स्कूटर था ना, लैम्बरेटर लैम्बी लिखा होता था उसपे, आज की डेट में लैम्बी नहीं बिकेगा ना, आज तो हीरो होंडा बिकेगा ना। लैम्बी का टाइम निकल गया, नहीं, एक टाइम में बिल्कुल लैम्बी बिकता था। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं वही वही मैं समझना चाह रही थी कि भारत के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ से तो बहुत शोर मचता है ना कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो ये हो रहा है इंडिया में, वो हो रहा है। तो ये सब कुछ जो शोर हमारे यहाँ से मचाया जाता है, उसके बाद भी इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो भारत की तरफ जा रही हैं। तो इसका कुछ ना कुछ मतलब तो यही हुआ ना कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो अच्छी है, और इस किस्म की बातों से या शोर मचाने से किसी दूसरी कंट्री के कोई कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। इसको हम इस तरह से लें, और ये अच्छा है कि अगर हम यही देखें कि अगर पाकिस्तान भी, इवन मैं चाहती हूँ कि अगर आई विश के रिलीजन बेस होने के बजाय जो है थोड़ा सा लोगों के बारे में सोचें और अपनी पॉलिसीज को चेंज करें, तो ही बेहतर होगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन सर, आपके यहाँ एक वो एक फिल्म एक्ट्रेस है, मेरा ख्याल है रीचा चड्ढा नाम है उनका। तो उनकी क्या एक हंगामा आज बड़ा सोशल मीडिया पे रहा, उन्होंने कुछ गलवान को लेकर कुछ बोल दिया, और उसके बाद बहुत से हमारे अपने दोस्त भी, जिसमें मेजर गौरव आर्या, कर्नल दानवीर, इन लोगों ने भी वीडियोस बनाई और क्लिप्स लगाए सोशल मीडिया पे। हुआ क्या है सर? आखिर इतना क्यों बेचारी को आप लोग इतना ज्यादा सब लोग शोर मचा रहे हैं? देखिए आजू जी, लास्ट एक क्वेश्चन का आंसर दे दो आपको। देखिए, हम्म। यहाँ जो मुसलमान मुसलमान पे जुल्म हो रहा है, ये तो आईएसपीआर अपने हरे चश्मे से देखता है ना। हम्म। अगर हो रहा होता तो ये जुल्म केवल आईएसपीआर को ही दिखता, दुनिया में 56 मुसलमान मुल्कों को नहीं दिखता। या सबको हमने खरीद लिया, सबने अपना जमीर बेच दिया, ऐसी तो कोई रूल बात है नहीं। क्या बोले भाई, आपने सबको खरीद लिया, सबने अपना जमीर बेच दिया, बस ईमान के पक्के और हमें ही दिख रहा है जी। मैं आपको कह रहा हूँ, कहते हैं ना सावन के अंधे को हर चीज हरी नजर आती है। अब हरा चश्मा लगा के आईएसपीआर बैठेगा तो कुछ ना कुछ देखेगा ही उसको। तो इसका मतलब है जो 70 साल से आईएसपीआर प्रोपोगंडा चला रहा है वो फेल है। भाई अगर बाकी मुसलमान अब बोले क्रिश्चियन नहीं खरीद रहे, बुद्धिस्ट नहीं खरीद रहे, चाहे ये ना खुदा वाले जो चाइना है, चलो ये नहीं खरीद रहा, चाइना की तो बात ही नहीं करता, बोला चलो यार ये नहीं खरीदे, बाकी 56 मुसलमान मुल्कों को क्या हो गया, वो भी नहीं खरीद रहे क्या? हम्म। तो ये एक बिल्कुल क्लियर चीज है कि ये प्रोपोगंडा और ये फेल हो चुकी है, कोई नहीं खरीद रहा इसको। अब आते हैं ऋचा चड्ढा पे। देखिए, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी साहब ने बोला जब गवर्नमेंट का आदेश होगा पीओके पे आपको ला देंगे, जैसे वी आर ऑलरेडी। तो उनपे उनका एक ट्वीट आता है कि गलवान से हाई, बड़ा सरकास्टिक ट्वीट, बड़ा ही गंदा वाहियात किस्म का ट्वीट, जिससे आप इंडियन आर्मी का अपमान करते हो, हमारे मरे हुए भाई शहीदों का अपमान करते हो, आप पूरे देश का अपमान करते हो, आप 130 करोड़ लोगों का अपमान करते हो। देखिए, हमारा स्वाभिमान, हमारा गर्व है भारतीय सेना, अगर आप उस पे तीर मारोगे या व्यंग कसोगे तो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। वहां भी कब आजू जहां हमारे 20 भाई मरे थे, निहत्ते थे वो, निहत्ते थे, धोखे से मारा था। चाइना के 111 लोग मार गए, 111 की तो खबरें मिली, वैसे 135 लोग मरे, निहत्ते थे वो, सब जीरो टेम्परेचर पे लड़े। और इसमें हम कई बार बात कर चुके हैं, हमारे एक सिख भाई ने तो 12-13 चीनी ऐसे मार दिए बिना, हाँ, मतलब बिना किसी हथियार के। वो आए थे पूरे हथियार लेके, आयरन लॉर्ड से के बालों पे कांटीली तार लगा के, ये सब आए थे। ऐसी परिस्थिति में जब उन शहीदों के घरों में अब भी, मतलब वो उनकी, क्या बताऊं, मातम ही चल रहा होगा, ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं, मातम चल रहा, पूरा देश हम उनको सलाम करते, उनको सल्यूट करते हैं। ऐसे में आपकी हिम्मत है, आपने ऐसी बेहुदा हरकत कर दी कि आप उनका मजाक बना रहे हो। फिर जब मिसफायर हो गया, फिर भाई निकालने लगी जी मेरा जी नाना आर्मी में था, मेरा मामा पैरा ट्रूपर में था,
मतलब अगर आप फौज का आपका बैकग्राउंड है तो तब होते फौज का बैकग्राउंड होते हुए आपके दिल में इतनी नफरत फौज के लिए। और मैंने देखा ये जो वो मोहम्मद जुबैर थे उसके बड़े ट्वीट रिट्वीट किए हैं, मोहम्मद जुबैर के सारे ट्वीट जी मारे। जी राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा है हम्म, कुछ, तो उसको भी बड़ा ट्वीट कर रही। तो एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन ट्विटर देख के आपको पता लग जाता है। देखिए लेट्स नॉट बी फूल्स, वी कैन, कोई भी देख सकता, समझ आ जाएगा किसी को भी। अब आप ये राजनीतिक निशाना मार रहे हो भारतीय सेना पे, ये भारतीयों को बर्दाश्त नहीं होगा आरजू जी। आप मुझे गाली दो कोई बात नहीं, 101 गालियां तो कोई बात नहीं, 1001 गाली तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आप मेरे भाई को गाली दो, आप मेरे माँ बाप को गाली दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बट अगर आप भारतीय सेना को गाली दोगे, भारत माता को गाली दोगे, देश को गाली दोगे, तो आक्रोश होगा, गुस्सा होगा। और यही आक्रोश आप मेजर साहब की बात करें, कर्नल साहब की बात करें, या किसी कॉमन लोग की बात करें, मेरी बात करें, सभी की आक्रोश है। आपको यार कुछ भी करना है, कुछ भी, आप इन चीजों, ये चीजें ना सैक्रोसेंट, डोंट मेस विद देम। और जहां हमारे 20 भाइयों ने शहादत दी है, वी हैव 20 फॉलन ब्रदर्स एंड यू आर ट्राइंग टू मेक मॉकरी आउट ऑफ इट। तो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इसको छेड़ना नहीं चाहिए। देखिए बॉलीवुड में आदत होती है हर चीज नकली की, रिटेक रिटेक, चलो इमोशन नहीं आई, एक और कर लो। यहाँ फौज में तो जब गोली कलाश्निकोव से चलती, यू डोंट हैव टाइम बिफोर यू विल नॉट इवन फील अ थिंग बिफोर द बुलेट हिट्स यू एंड यू विल नॉट इवन नो व्हेन द बुलेट लीव्स यू। उसमें -0 में लड़ना और देश की बात रखना, उनके सबके घर में है, पीछे भाई है, भतीजे हैं, बीबियां हैं। कर्नल संतोष बाबू है, उनकी बीबी ने देखो क्या क्या जवाब देंगे हम उनको, बताइए क्या जवाब देंगे उनको। एक बार मेरे साथ शो पे थी, मैं तो बोल ही नहीं पाया, मैं तो बस हाथ जोड़ के ऐसे निकल आया। मैं क्या बोलूँ ऐसे, मतलब एक शो में मिली थी, टीवी शो पे। बट आरजू जी, मतलब हमारे लिए तो पूजनीय है, और आप उन जैसे शहीदों का मजाक बना रहे हो यार। ये बॉलीवुड थोड़ी ना रिटेक हो रहा, नकली हो रहा है। वहां तो सारा नकली है, वहां तो हर चीज ही नकली है, बंदूक भी नकली, गोली भी नकली, खून भी नकली, नहीं इमोशन भी नकली, फौज ड्रामा। यहाँ तो सब असली है, तो 20 भाई मरे हैं, यहाँ नकली क्या है? शहादत हुई 20 लोगों की, 20 लोगों की चिताएं जली है, कोई मजाक हो रहा है यहाँ पे? नहीं और ऐसी बिल्कुल, और चीजों पे आपको फौज इस छेड़ना है? तरह से जो जाने गई होती हैं, चाहे किसी भी जगह के फौजी हो, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर कंट्री की। करेक्ट। और अपनी कंट्री की तो और भी ज्यादा, कि जिन्होंने जाने दी हो जिन फौजियों ने, उनकी तो बिल्कुल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन अजीब सा, मतलब मुझे लगा कि इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे हंगामा था, तो मैंने कहा पता नहीं ऐसी क्या बात कर दी है इन्होंने, नहीं क्योंकि ये आरजू, ट्वीट भी उनकी मुझे नहीं मिली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की, शायद उन्होंने डिलीट कर दी है, डिलीट कर क्या दी, हुआ। डिलीट कर दी। आरजू हाँ। जी फिर भी जो अपॉलजी भी आई उसमें इफ एट ऑल आई हैव हर्टेड समबडी, और इफ एट ऑल का मतलब क्या है? हम्म, आप मुझे बताइए, पूरा देश में आक्रोश है, सब टीवी चैनल्स पे चल गया, आप हम्म, पाकिस्तान से बैठ के इसको कवर कर रही है, इफ एट ऑल। अब 20 में इफ एट ऑल है, वेयर इज इफ एट ऑल? हम्म, कल मैं एक टीवी चैनल पे था, नेशनल टीवी पे, वो जो एक शहीद हुए उनका भाई वहां था। उसके भाई ने एक बड़ी काम की बात बोली, बोले इन मैडम को बोलो 24 घंटे वहां ड्यूटी करके दिखा दे, बस खड़ा होकर दिखा दे गलवान हम्म। में, 24 घंटे बिना मतलब जाके खड़ा होकर दिखा दे, एक 24 घंटे की ड्यूटी, मैं और मानते रहो। ये भी सुना था कि पाकिस्तान से इनको कोई सपोर्ट दी गई, अरे मतलब सपोर्ट से मेरा मतलब है सोशल मीडिया की हद तक सपोर्ट। क्या वाकई सच है? आजू जी दूसरी बात है इसमें, पहले मैं पाकिस्तान पे आऊंगा। फिर जो अपॉलजी इन्होंने लिखी, तो एक बात सवाल निकलता, भाई तुमने जो अपॉलजी लिखी तो कंटेक्स्ट बताओ ना पहले। हम्म, तुमने पहले लिखा किसका? अगर हम अपॉलजी लिखते कहते जी मेरा कहने का मतलब ये था, आपने गलती से ये समझ लिया, कंटेक्स्ट आपने लिखा नहीं, तो मतलब आपका मजा, आपकी मंशा थी फन, मतलब टू मेक फन ऑफ अवर डेड। हम्म, फिर आपने दूसरा क्या किया, इफ एट ऑल, अगर कुछ हुआ है तो। यहाँ एक और हम्म, चीज होगी, तीसरी बात, जो आपने कंटेंट लिखा ही नहीं, तो कंटेंट प्रूव भी कर रहा होता। अगर आप मैं लिखूं जी मेरा कहने का मतलब ये था बिकॉज ऑफ दिस दिस दिस, आई वुड ट्राई टू हम्म, प्रूव माई इंटेंट, मेरे कहने से हम्म, कुछ नहीं होता। ना आपने इंटेंट लिखा है, ना आपने इंटेंट को प्रूव किया, और फिर भी आप इफ एट ऑल लिख रहे हो। और फिर क्या होता है उस पर, आपके आईएसपीआर का ट्वीट आता है, और आपके कुछ लोगों का, आपके जर्नलिस्ट वगैरह कुछ एनालिस्ट, उनका ट्वीट आता है, कहते हैं जी फेयरलेस ऋचा चड्डा के पीछे क्यों पड़ गए। मैंने कहा अच्छा लो, पाकिस्तानी कम था, पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा है। अब ट्विटर हैंडल को देख लीजिए, पाकिस्तान की सपोर्ट को देख लीजिए, ये इंटेंट ना बताना, इंटेंट को प्रूव नहीं करना, इफ एट ऑल वाली अपॉलजी डालना, तो इसका मतलब क्या है? मतलब तो ये सीधा सीधा है नहीं। और ये ट्वीट और कहीं क्यों नहीं डाला, इसी चीज पे क्यों डाला? और ये तो जनरल साहब, जनरल द्विवेदी तो ये कह रहे थे विल गेट पीओके, आपने इसी पे क्यों डाला? आप मजाक बना रहे हो देश के, और देश की आर्मी का मजाक बना रहे हो, रहते यही हो, खाते यही हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, कहानी तो ये है। और अब मत मुझे 130 करोड़ लोगों की भावनाओं को कैसे कंट्रोल करूं? देखिए आरजू जी, मैं पिक्चर नहीं देखता, मैं पिक्चर आप जानते हैं बहुत कम देखता हूँ, पहली बार बात हुई है।
पर मैंने आज से कसम खा ली इस ऋचा चड्ढा वड्ढा की पिक्चर नहीं देखनी, चाहे वो OTT पे हो चाहे वो थिएटर में, तो खैर बहुत ही कम जाता हूँ मैं। अपील कुछ नहीं करा, बट लोगों में जो आक्रोश है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा। मुझे नहीं लगता इनका बॉलीवुड कैरियर अब ज्यादा दिन टिकने वाला है, क्योंकि आप लक्ष्मण रेखा आपने पार की है, आपने लक्ष्मण रेखा पार की है। वो लक्ष्मण रेखा पार करना ना, आप लोगों के जज्बातों के साथ मत खेलिए। आरजू जी खुद सोचिए, मैं था चैनल पे, न्यूज एक्स पे था, मैं बता रहा हूँ चैनल का नाम, यूजुअली मैं बताता नहीं। वहां उस शहीद का भाई मेरे साथ है, आप बताओ क्या बोलूं यार, रियल ब्रदर। वो अच्छा, वो शहीद का भाई भी फौजी, वो फौज से रिटायर हुआ 17 साल ड्यूटी के बाद। मतलब क्या बोले, हम शर्मिंदा हो जाते हैं। हमें हमारी जबान कांपती, क्या जवाब दे। उनके घर वाले देख रहे, दुनिया भर के हमारे फौजी भाइयों, उनके परिवार देख रहे, उनके रिश्तेदार देख रहा, पूरा देश देख रहा, क्या जवाब दे हम शर्मसार हो रहे। हमें मतलब मन करता चुल्लू पर पानी में डूब मरे, हमारे पास जवाब नहीं होता कुछ, क्या बोले हम। अब ऐसी परिस्थितियों में ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, ये मजाक का है नहीं। और यहाँ गोली भी जो चलती है ना, असली चलती है, खून भी असली है, रिटेक नहीं होता, शॉट पे शॉट नहीं होता, इमोशन है, फिर एक बार माल, फिर एक बार तेरा एंगल बढ़ा दो, या कुछ नहीं होता, या सब असली होता है, एक बार होता है। ये इनको बड़ी बांति समझना चाहिए ऋचा चड्ढा जी को, और अगली बार ऐसी हमाकत ना करें। मुझे नहीं लगता कि देशवासी इनको माफ कर पाएंगे, बाकी जो नारायण की इच्छा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इनको और इन जैसे या जो लोग भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, खास तौर पे इस किस्म के सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हुए या किसी का मजाक उड़ाते हुए, वो भी किसी शहीद का मजाक उड़ाते हुए। तो बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। और यकीनन बहुत लोगों को अफसोस हुआ होगा, लेकिन आई होप कि आइंदा वो एहतियात करेंगी, वो भी और दूसरे लोग भी। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।